आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 11 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, तो चलिए मैं बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 1200 में 2 फ्रॉक खरीदी। मैंने पहली फ्रॉक को 10% की हानि पर, दूसरी फ्रॉक को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ तो कह रहा है कि पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से करके सिखाता हूँ, फिर उसके बाद से मैं ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि पहले फ्रॉक जिसको 10% की हानि पे बेचा गया उसकी कीमत x है। तो इसके क्या हो जाएगा, तो 10% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। प्लस दूसरी कीमत अगर मैं y मान लेता हूँ तो ये 15% के लाभ पे यानी कि 115/100 हो जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 23/20 हो जाएगा। तो इसमें गुणा कर दूंगा 23/20 का, और ये बराबर किसके हो जाता है, तो न तो हानि हो रही है न तो लाभ हो रहा है। इसका मतलब जितने में खरीद के लाया है उतने के बराबर हो जाएगा। तो x और प्लस y इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 1200 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दोनों का एलसीएम 20 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 9 दूना के 18x हो जाएगा और प्लस 23y हो जाएगा। और अगर इस 20 का इधर गुणा करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 20x हो जाएगा और प्लस 20y हो जाएगा। यहाँ से मैं x और y का अगर मैं अनुपात निकाल देता हूँ तो 20 में से 18 घटाऊंगा तो 2x, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3y के। तो x/y यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 3/2 निकल के आ जाएगा। यानी कि उनकी कीमत में अनुपात कितना निकल के आ गया, तो 3:2। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो इस 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 1200 दिया है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो 5 से भाग करूँगा तो 5 दूना के 10, 2 20, 4 बार चला जाएगा यानी कि 240 1 की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पहली वाली फ्रॉक है उसकी कीमत पूछ रहा है यानी कि इस 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 24×72 यानी कि 720 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये तो एकदम बेसिक तरीका था। अब मैं इसमें एलिगेशन लगा के एकदम कम समय में कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, पहले पे 10% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा, मैं तो ये हो जाएगा, अगर मैं कीमत 100 मानता हूँ तो उस पर 10% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 10 रुपये की हानि हो रही है। और दूसरे पे 15% का लाभ हो रहा है तो ये 15 हो जाएगा। और दोनों लेन देन में जब दोनों को मिला दिया जाता है तो ना तो लाभ होता है ना तो हानि, इसका मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं घटा दूंगा तो ये 10 हो जाएगा और इस 15 में से 0 घटा दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। इनके बीच में अनुपात निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा 5×15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ जाएगा उनकी कीमत का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो कीमत का अनुपात है 3:2 निकल के आ गया। यही वाले वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब आपसे जो पूछ रहा था आप बाकी ये पैटर्न करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 272 है। दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं आपको बताया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। तो बड़ी संख्या अगर 9 है तो छोटी संख्या 8 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 272 नहीं आएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। 28 को मैं चेक कर लेता हूँ तो बड़ी संख्या 28 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्रमागत हैं। गुणा करूंगा तो 8 से 56, लास्ट में 6 आएगा, इसके लास्ट में 2 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 36 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। 6×5 लास्ट में इसके 0 आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बस इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। तो देखिए, 5×5 = 25x² यहाँ पे भी आ रहा है और 5×5 = 25x² माइनस का यहाँ पे भी आ रहा है तो ये कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख करूँगा, तो 7 में 5 का गुणा करूँगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। इधर गुणा करूँगा तो माइनस का 5 दूना के 10x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 चौको 20 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, तो 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस 10x को बराबर के उधर कर दूंगा तो 10x इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 इधर आएगा तो ये घट जाएगा। तो 20 में से 15 घटाऊंगा तो 5 हो जाएगा और 30 में से अगर 5 घटाऊंगा तो माइनस का 30 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो माइनस का 3 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी धनराशि रुपए में जिस पे 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में वो बढ़ के 2280 हो जाएगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि 100 है, तो 4% रेट है, 5 वर्षों में ये ब्याज कितना इस पे लग जाएगा, तो 20% का ब्याज लग जाएगा। तो जैसे ही 20% का ब्याज लगेगा तो ये वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और इसी 120 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 2280 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि धनराशि यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो 12 से कट करूंगा मैं, तो 12 का मैं 12, 10 108 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। और इस 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू अगर 19 निकल के आ गई तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 19 में 100 का गुणा कर दूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1900 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपुल, मोहन और मोहम्मद की जो औसत वजन है वो 46 किलोग्राम है। तो अगर इनका वजन औसत जो है वो 46 किलोग्राम है तो इनका योग कितना हो जाएगा वजन का, तो 46 में मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, यानी कि 138 क्या हो जाएगा, इन तीनों के वजन का योग हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 36 किलोग्राम है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 36 गुना के 72 यानी कि 72 किलोग्राम इन दोनों का योग हो जाएगा। तथा मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 43 किलोग्राम है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 40 गुना के 80 और 6 86 किलोग्राम हो जाएगा। तो मोहन का वजन किलोग्राम में कितना होगा, तो देखिए इसमें भी मोहन आ रहा है और इसमें भी मोहन आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं और 138 को उसमें से घटा दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि 158, इसमें से 138 घटा दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 20 जो हो जाएगा वो मोहन का क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये जो दिया गया है को विभाजित करती है। तो इन चारों ऑप्शन में से एक वैल्यू होगी जो इसको विभाजित करेगी। तो इसके लास्ट में अगर 9 है तो 9 है तो यानी कि जिसके फैक्टर सम होगा वो संख्या तो इसको विभाजित नहीं करेगी। तो 28 और 20 ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो अब दो ऑप्शन बचे, या तो 23 हो सकता है या तो 29 हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी एक से आप चेक कर लीजिए। अगर एक से विभाजित हो रही है तो दूसरे से विभाजित नहीं होगी, अगर दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है तो एक से विभाजित होगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं 23 से चेक कर लेता हूँ, पहले संख्या लिख लेता हूँ मैं, तो 7 2 6 1 7 9, इसको मैं 23 से चेक कर लेता हूँ। तो 23 दूना के 46, यहाँ कितना हो जाएगा 69, तो ये 69 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक बार चला जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 13 हो जाएगा, एक उतर जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 5 बार लेके चले जाते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 1 11, तो 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर से 7 उतार दूंगा। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 8 दूना के 16 यानी कि 7 बार चला जाएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे बचेगा 6, ऊपर से जब 9 उतरेगा तो 23 3 69, यानी कि ये संख्या 23 से विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया किसी निश्चित कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। तो लिख लेता हूँ मैं, प्रिया किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है। प्रिया और वर्षा मिलकर उसी काम को 11 दिन में, तो प्रिया और वर्षा उसी काम को 11 दिन में। आगे कह रहा है कि तथा प्रिया वर्षा और निशा, प्रिया वर्षा और निशा इसी काम को कितने दिनों में, तो 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो आपसे पूछ कह रहा है कि प्रिया और निशा यानी कि प्रिया और निशा इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं। तो अगर इन तीनों का एलसीएम अगर निकालूं तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, 11 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये इनका एलसीएम आ जाएगा। 22 से करूँगा मैं तो 11 दूना के 22 यानी कि 4 बार चला जाएगा, 11 से करूँगा तो 8 बार जाएगा, और 8 से करूँगा तो 11 बार। तो यहाँ से प्रिया की इफिशियंसी क्या निकल के आ गई, तो 4 निकल के आ गई। और निशा की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो 11 में से 8 घटा दूंगा मैं तो 3 निकल के आ जाएगी। तो इन दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 और 3 7 हो जाएगी। तो इस 7 इफिशियंसी से इस टोटल कार्य को कराना है तो कितना समय लगेगा, तो 88/7 समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH होता है, और प्लस कितना होता है, तो LH होता है।
ठीक है। तो बस इसी पे वैल्यू रख दूंगा मैं। तो 2 ब्रैकेट में सबका क्या करता हूँ, गुणा करते हुए चला जाता हूँ। तो 8 पचे 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। बस इन सबको जोड़ के और 2 से गुणा कर दीजिए। तो जोड़ूंगा मैं तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 में 2 का गुणा करूंगा तो लास्ट में 8 आना चाहिए। लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 का गुणा कर लीजिए तो 9 दूना के 18 को 8 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 1 15 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज, स्वाति और राहुल ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1020, 1440 और 1230 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के रूप में 1260 मिलता है तो लाभ में राहुल का हिस्सा कितना होगा। तो मैं आपको जिस अनुपात में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसी अनुपात में इनको लाभ में हिस्सा मिलता है। तो लिख लेता हूँ मनोज, स्वाति और राहुल। तो अनुपात अगर निकालूंगा तो सब में 0 दिख रहा है, तो 0 हटा दूंगा मैं। तो 102 अनुपात कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, तो 123 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से कट जा रहा है, तो 3 से कट कर लीजिए। तो 3 तिया 9, 3 चौको 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, 2 24, 8 बार चला जाएगा। इसको कट करूंगा मैं तो 3 चौको 12 यानी कि 1। 41 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब अब इसके बाद से विभाजित नहीं होगा। इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं मैं तो 8 4 12 1 13, 13 को 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 3 12 यानी कि 123। इसी 123 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 126 और 0, ये 123 की वैल्यू दिया है। आपसे 41 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 123 को 41 करने के लिए 3 से मैं क्या करूँगा, भाग करूँगा। तो इधर भी क्या कर दूंगा मैं, 3 से भाग कर दूंगा। तो 3 से भाग करूंगा तो 3 चौको 12, 3 दूना के 6 यानी कि 420 क्या हो जाएगा, उस लाभ में राहुल का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये जो आपको दिया गया है, को विभाजित करती है। तो इसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब जिसमें सम संख्या होगी वो तो इसका आंसर नहीं होगा। तो 28 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। अब 19 हो सकता है या तो 25 हो सकता है। तो 25 में एक फैक्टर आपको 5 दिख रहा है, और 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। और इसके लास्ट में तो 1 है, तो ये तो 25 से भी विभाजित नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 248 मीटर है, इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन पे देखूं तो सारे के जो यूनिट डिजिट हैं वो अलग अलग हैं, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से चेक कर लेता हूं। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो 4 इंटू साइड होता है। ये बराबर किसके है, तो 248 के बराबर है। तो यहाँ से मैं अगर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो 4 6 के 24, 4 दूना के 8 यानी कि 62 क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो 62 का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 आना चाहिए, और लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 54 और 18 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तो तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है, तो जो दूसरी वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जो पहली वाली वैल्यू है उससे भाग कर दीजिए, यही क्या हो जाता है, तृतीयानुपाती हो जाएगा। तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 3 से कट करूंगा मैं तो 6 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर और इसका रूट लिया है, तो सिंपल सा क्या निकल के आ जाएगा बाहर, तो 8 निकल के बाहर आ जाएगा। माइनस 2 इंटू 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा ये, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, और 11 में से 8 घटा दूंगा तो माइनस का 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.4 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो भी पुल की लंबाई होगी उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगी। तो ये पुल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तो चाल कितना है आपका, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना ले रहा है, तो 1.4 मिनट ले रहा है। तो इसको घंटा में बदलूंगा तो 60 से भाग कर दूंगा। तो अगर 15 से कट करता हूं तो 15 पचे 75 और 15 चौको 60 हो जाएगा। तो अगर 2 से कट कर लेता हूं मैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 0.7 बार, और ये 2 बार। 7 में 5 का गुणा करूंगा तो 35 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा, 2 से भाग कर लूँगा
तो 2 से भाग करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 1 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 10, 2 पचे 10, यानी कि 1.75 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा, जिनका वजन आपको दिया गया है कि ये आपको वजन दिया गया। तो सिंपल सा आप इन सबको जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ लेता हूँ मैं, तो देखिए 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 27 को 7 2 हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, तो 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 5 से भाग कर दीजिए, ये आपका औसत वजन निकल के आ जाएगा 5 सदस्यों वाले परिवार का। तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 एकम में 5 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 5 को 20, यानी कि 51.4 क्या हो जाएगा, उनका औसत वजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC जो है वो AD के समांतर है। तो मैं बना लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है और ये क्या है आपका AD हो जाएगा और ये B और C हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो AC है वो CD के बराबर है। तो जो AC है यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। कोण ABC जो है वो 113 अंश का है। तो कोण ABC यानी कि ये जो कोण है वो 113 अंश का है। आगे कह रहा है कि कोण BAC, तो कोण BAC यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितने अंश का है, तो 26 अंश का है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ACD यानी इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश का होता है। तो 113 में अगर 26 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26, 13 39, यानी कि 139 हो जाएगा। और 180 में से अगर मैं घटा देता हूँ तो ये इस कोण की माप निकल के आ जाएगी। तो घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 41 क्या हो जाएगा, इस कोण की माप हो जाएगी। और जैसे ही इस कोण की माप 41 अंश आ जाएगी, इस कोण की माप भी क्या हो जाएगी, 41 अंश हो जाएगी। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जैसे ही ये कोण 41 अंश का हो गया तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे, तो इस वाले कोण का माप भी कितना हो जाएगा, 41 अंश हो जाएगा। आपसे इसका माप पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ के और 180 में से घटा दूंगा तो 41 दूना के 82 हो जाएगा। और 180 में से अगर मैं 82 घटा दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो घटा दूंगा मैं तो 10 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यानी 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी कि 98 अंश क्या हो जाएगा, इसका माप हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98 अंश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा आप 9 का फैक्टर चेक कर लीजिए, मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन। तो 9 का फैक्टर सिर्फ एक ही दिख रहा है 45, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो राशि कितनी है, तो 4000 की राशि है। रेट कितना है, तो 6.75 है। इसको मैं बता चुका हूँ कि 6 से 3/4 आप लिख सकते हैं परसेंट में। और इसको अगर कन्वर्ट करूँ तो 6 चौको 24 और 3 कितना आ जाएगा, 27/400 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ तो 27/400 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इनटू देखिए फरवरी 2024 की जो कि लीप ईयर है, तो फरवरी इसमें कितने की हो जाएगी, 29 की। 23 के बाद से 29 करने के लिए 6 दिन फरवरी में बचाएगा, मार्च 31 का हो जाएगा और अप्रैल में 24। तो इन सब को अगर मैं जोड़ूंगा तो 61 के बराबर हो जाएगा। तो 61 का गुणा करके और टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे उस पूरे साल में, तो लीप ईयर है तो 366 दिन हो जाएंगे। तो 366 से क्या करूँगा, भाग दे दूंगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 6 बार चला जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 से कट करूँगा तो ये 10 बार चला जाएगा। 2 से अगर कट करता हूँ तो 3 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। और 3 से कट करूँगा मैं तो 9 × 27, 9 में 5 का गुणा करूँगा तो 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45। इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मैं इसी की वजह से सिर्फ 9 का फैक्टर चेक कर लिया हूँ। तो 9 का फैक्टर सिर्फ एक ही दिख रहा है 45, तो वो उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 81,661 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 73 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सिंपल सा क्या करिए आप कि 81,661 है, इसमें 73 से भाग देते जाइए
और जितना आपका शेषफल आएगा बस उसको इस 73 में से घटा दीजिए, आपका आंसर वही हो जाएगा। तो भाग दूंगा मैं तो एक बार चला जाएगा, घटाऊंगा मैं तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर एक बार चला जाएगा तो ये 73 हो जाएगा। तो 3 और ये 1 13 हो जाएगा, फिर 6 उतर जाएगा तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी कि एक बार फिर लेके जाना पड़ेगा। तो ये 73 हो जाएगा, तो 3 इधर और 6 इधर हो जाएगा, फिर ऊपर से 1 उतर जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा, तो 7 9 63, यानी कि 8 बार लेके जाना पड़ेगा। तो 8 3 24 को 4 हो जाएगा, 8 7 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। घटाएंगे तो 11 में से आपका 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी कि 47 इसका क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। तो संख्या क्या इसमें जोड़नी पड़ेगी, तो सिंपल सा 73 में से 47 में माइनस कर दूंगा, तो 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 9 बार भी लेके जा सकते थे, उससे आपका डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता। जैसे मान लीजिए अगर 9 बार लेके जाता, जैसे ये 631 है, तो 9 से अगर करता मैं तो 9 3 27, 7 हो जाता 2, 9 7 63 और 2 कितना हो जाता, 65 हो जाता। घटा देता मैं तो 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 7 में से अगर 2 घटाऊंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 5 में गुणा करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको 27 में जोड़ूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका क्या करूंगा, 290 में भाग करूंगा, तो 290 में अगर 2 से भाग करूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 1 4 और 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि 145 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु का 2 गुना जो है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 अधिक है। आगे कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है, यानी कि अगर 9 में इसमें जोड़ देता हूँ तो ये माता की आयु की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है कि माता और पुत्र की आयु के बीच अंतर, यानी कि आपसे पूछ कह रहा है कि m-d, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसके डाटर की जो आयु है उसको काउंट कर लेता हूँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसमें अगर 2 से मैं गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 2m ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 6 दूना के 12d और प्लस 9 दूना के 18 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए 2m इसके बराबर है और यहाँ पे जो 2m है वो इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 3d इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 27 में से 18 घटाऊंगा तो 9, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जैसे ही d की वैल्यू 3 निकल के आ गई, आप सिंपल सा किसी भी इक्वेशन में रख के m की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मगर इसमें m की वैल्यू निकालता हूँ या सीधे सीधे m-d निकालना है तो सिर्फ एक d को इसके बराबर के इधर ला देता हूँ। तो m-d ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 5d और प्लस किसके, तो 9 के बराबर हो जाएगा। तो अगर d का मान 3 अगर रखता हूँ तो 5 3 15 और 15 में अगर 9 जोड़ूंगा तो 9 5 14, यानी कि 24 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आप ऐसे भी m का मान निकाल के तो भी m-d करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। पर आपसे m-d पूछ रहा है, d का मान आपने निकाल दिया है तो सिंपल सा आप एक d को बराबर की इधर ला दीजिए। तो m-d ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5d और प्लस 9 बचेगा, और वही मैंने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर रुपये 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर बेचता है जिसमें 9% की व्यापार छूट दी जाती है, तो छूट की राशि कितनी होगी। तो सिंपल सा आप क्या करिए, इस 32,000 का 9% निकाल दीजिए, क्योंकि आपसे छूट की राशि पूछ रहा है और छूट 9% की दिया जा रहा है। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 दूना के 18, 9 3 27 और 1 28, यानी कि 2880 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट 9 का फैक्टर चेक करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो 7 2 9 4 आपका ये 9 से नहीं कटेगा, 8 2 10 4 14 ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा, 8 2 10 7 17 ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 8,000 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 12% बिक्री कर जोड़ा जाता है, तो जैकेट का अंतिम जो मूल्य है वो कितना होगा।
तो देखिए जैकेट का जो अंकित मूल्य वो कितना है, तो 8,000 रुपया है। तो 30% की छूट देने के बाद से उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 70% यानी कि 7/10 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 7 5600 क्या हो जाएगा, छूट के बाद से उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि छूट वाले मूल्य पर यानी कि ये जो 5600 मूल्य है इस पर 12% का बिक्री कर जोड़ा जाता है। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, 112/100 निकाल दूंगा और यही मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। गुणा करूंगा मैं तो 6 दूना के 12, लास्ट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखूं तो ऊपर वाले में दोनों में मुझे साइन ए कॉमन दिख रहा है। तो साइन ए अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं नीचे कर देता हूँ तो नीचे कॉस कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 बचेगा। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो होता है कॉस 2a का मैंने फार्मूला आपको बताया भी है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की मेरी क्लास देखी है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है और क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 होता है। और तीसरा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तीनों क्या होता है, कॉस 2a का फार्मूला होता है। तो देखिए ये ऊपर कॉस 2a हो जाएगा, नीचे कॉस 2a, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको मैं देखता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। रूट लूँगा तो कॉट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इधर गुणा करूँ, इसका इधर गुणा करूँ तो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर हो जाएगा और ये कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा और साइन ए जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कोसेक ए हो जाएगा। और यही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,64,000 है, जिसमें से 1,78,000 पुरुष हैं, 63% जनसंख्या साक्षर है। यदि 63% पुरुष साक्षर हैं तो कितने % महिलाएं साक्षर होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 63%। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली शिफ्टों में कराया है कि 63% जो है टोटल जो है वो लोग साक्षर हैं, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो चूंकि आंसर जो है वो परसेंटेज में है तो एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से 3 जीरो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे पुरुष की संख्या कितनी है, तो 178 है और कितने पे, तो 364 पे। और कितने % पुरुष साक्षर हैं, तो 63% पुरुष साक्षर हैं। प्लस कितना हो जाएगा, तो टोटल जो संख्या है साक्षर लोगों की वो 63% है। तो मैं टोटल इधर लिख दिया हूँ। अब अगर मैं 178 को 364 में से घटा दूंगा तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, 364 - 178 ये महिलाओं की संख्या हो जाएगी। और टोटल जो जिले की जनसंख्या वो कितना है, 364 है। और मान लेता हूँ कि इसका X% क्या है, तो साक्षर है। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर मैं मान लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू अगर जो भी आती है इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये पूरी जनसंख्या के बराबर हो जाएगी। तो इधर 63 लाना है तो ये 63 पहले से है तो इसकी वैल्यू 63 रखूंगा तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 63% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी नंबर के जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम काउंट करेंगे और जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो उसकी जो मिनिमम पावर होगी उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम यानी कि मैक्सिमम पावर को देखेंगे तो 3 के घाते 3 यहाँ पे है, 3 के घाते 2 है यहाँ पे और यहाँ पे तो 3 का कोई घात नहीं है। तो 3 के मैक्सिमम घात कितना है, तो 3 के घाते 3 क्या हो जाएगा, ये पहला वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 3 के घाते 2 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और अगर आगे देखूं तो यहाँ पे 8 की घात 2 है और 8 की घात यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम घात कितनी हो जाएगी, तो 8 के घाते 3 हो जाएगी। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 8 के घाते 3 हो जाएगा। इसमें घात 2 दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन एलिमिनेट करिए और उसके थ्रू आप करेक्ट आंसर तक पहुँचने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकता है। तो मैं लिख लेता हूँ कि ए जो है वो 14 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो उसी पाइप को 24 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है वो 17 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो मैं 24 को लिख लेता हूँ, और यहाँ पे तो 2 आ ही गया, 7 बचा है तो 7 हो जाएगा, और 17 जो कि अभाज्य संख्या है तो 17 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ से मैं 14 से भाग करता हूँ तो 7 दूना के 14 यानी कि 12 इंटू 17 क्या हो जाएगा, ये आपकी ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 24 से अगर भाग करूँगा तो 17 इंटू 7 हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं 17 से भाग करता हूँ तो 24 इंटू 7 क्या हो जाएगी, ये सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ मैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो 12 में 17 का गुणा करूँगा तो 17 दूना के 34, 4 हो जाएगा, और 17 का में 17 और 3 कितना हो जाएगा, तो 20 यानी कि 204 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 हो जाएगा, और 24 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 दूना के 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। जोड़ दूंगा मैं तो 9 8 17 और 4 21 को 1 2 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 9 हो जाएगा, 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 400 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा मैं 491 से भाग दे दूंगा तो बस नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। अब देखिए तो मैं यहाँ पे इन सब का गुणा करके फिर भाग करके फिर आंसर नहीं निकालूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसकी लास्ट डिजिट को देख लीजिए। तो 7 7 49, 49 यानी कि 9, 9 में 4 का अगर गुणा करूँगा तो 9 चौको 36 यानी कि इसके लास्ट में 6 आ रहा है, और यहाँ पे इसके लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बस देख लीजिए कि ऊपर 6 किस में आ रहा है, क्योंकि 491 तो सब में दिया हुआ है। तो देख लेता हूँ मैं, तो देखिए 1 में 0 का गुणा करूँगा तो 0, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 1 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 में 1 का गुणा करूँगा 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको करूँगा 2 में 1 का गुणा करूँगा तो 2, इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये भी नहीं होगा, इसमें 3 होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि 5 में 1 का गुणा करूँगा तो 5 और 1 जोड़ूंगा तो 6, इसमें लास्ट में 6 आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन सब का गुणा करके फिर एग्जैक्ट आंसर इस तरीके से निकालेंगे, बहुत समय लग जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम जो है वो 3 महीने के लिए एन के निवेश से 70,000 अधिक निवेश करता है, और एन 5 महीने के लिए निवेश करता है। तो कह रहा है कि कुल लाभ अगर 4,896 में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 288 अधिक है तो एम द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो एन द्वारा निवेशित पूंजी है वो क्या है, तो एन है। तो एम द्वारा निवेशित पूंजी कितनी हो जाएगी, तो एन प्लस इससे 70,000 यानी कि ये क्या हो जाएगी, एम द्वारा निवेशित राशि हो जाएगी। एम जो है वो कितने महीने के लिए, तो ये 3 महीने के लिए यूज करता है, और जो एन है वो 5 महीने के लिए, इनकी 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उनकी राशि में अनुपात हो जाएगा। तो अगर इनकी राशि में अनुपात ये है तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल लाभ के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 इधर और ये 3 इधर, यानी कि 8 एन हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 7 यहाँ 21 हो जाएगा। इसके साथ कितने जीरो, तो 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो। ठीक है, और अगर इनको घटा देता हूँ मैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा 288 के। तो घटाऊंगा मैं तो 7 यहाँ 21 और इसके बाद से 4 जीरो तो पहले से ही है, और 3 एन में से 5 एन घटा देंगे तो माइनस का 2 एन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 4 8 9 6 और डिवाइडेड बाई 2 8 8 इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ कि ये इसका कितने गुना है। तो अगर मैं 2 बार लेके जाऊंगा तो अधिक चला जाएगा, यानी कि 1 बार लेके चला जाता हूँ तो 288 में यानी कि 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 6 उतर जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा ये, इसके लास्ट में 6 है और यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो 8 7 56 यानी कि 7 बार चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा 2016 7 बार लेके जब जाएंगे तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए 17 दूना के कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 34 जब बराबर को उधर जाएगा तो 8 में जुड़ जाएगा, तो 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 42 एन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, तो 17 इंटू 21 के बाद से 4 जीरो है, और इसमें से 21 के बाद से 4 जीरो दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 के बाद से 2 2 4 जीरो, और 17 में से 1 घट जाएगा तो 16, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 21 दूना के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 2 से कट करूंगा मैं तो 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 80,000 एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है कि एम का हिस्सा, तो एम का हिस्सा n प्लस 70,000 है, तो 80 में 70,000 जोड़ूंगा तो 1,50,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए स्टेशन एम से 8:05 के सुबह पर निकलती है और उसी दिन 3:05 पे स्टेशन एन पे पहुंचती है। ट्रेन बी जो है वो एन से 10:05 पे निकलती है और उसी दिन 3:05 पर एम पर पहुंचती है। तो कह रहा है कि ट्रेन ए और बी के मिलने का समय कितना होगा। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो डी है। तो ए द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है, तो 8 इधर, यानी कि 8 4 12, यानी कि 7 घंटा। 7 घंटा ए द्वारा लिया गया है और बी द्वारा कितना लिया जा रहा है, तो ये 10 बजे से, तो 10 2 12, 2 इधर और तो 3 इधर, यानी कि 5 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से मैं ए की स्पीड निकाल दूंगा, तो ए की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो d/7 हो जाएगी, और बी की स्पीड क्या हो जाएगी, तो d/5 हो जाएगी। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो ए प्लस बी अगर मैं करूँगा तो 7 5 35 और 7 5 12, यानी कि 12d और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों के संयुक्त स्पीड हो जाएगी। अब आगे देखिए, तो चूंकि ए जो है वो पहले चल रहा है, तो इससे कितने घंटे पहले चल रहा है, तो 2 घंटे पहले चल रहा है, क्योंकि 8:05 पे चल रहा है और एन जो है वो 10:05 पे चल रहा है। तो 2 घंटे में इसके द्वारा कुछ दूरी तय की जाएगी। तो 2 घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो स्पीड d/7 है और 2 घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो 2 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 2d और बटा 7 दूरी ये तय कर देगा। टोटल दूरी d है, तो इसमें से घटा दूंगा मैं, तो बची हुई दूरी निकल के आ जाएगी। तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 5d/7 हो जाएगी। अब इसी दूरी को इसी स्पीड से तय करने में लगने वाला समय हमें बताना है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा 4 हो जाएगा। तो भाग दूंगा मैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका 12d हो जाएगा और 35 आपका ऊपर चला जाएगा। भाग दूंगा मैं तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। और अब ये विभाजित नहीं होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो 25/12 हो जाएगा। भाग दूंगा मैं तो 12 दूना के 24, यानी कि 2 घंटा हो जाएगा, और 1/12 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। यानी कि 2 घंटा 5 मिनट बाद क्या हो जाएंगी, ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो बाद में कौन चल रहा है, तो एन चल रहा है, तो एन 10:05 पे चल रहा है, तो इसके 2 घंटे 5 मिनट बाद मिलेंगी। तो 10 2 12, 12:10 पे ये मिलेंगी, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2700 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। तो बस इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे तो 1350 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 50 पुस्तकों का एसपी जो है वो 5 पुस्तकों के सीपी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से एसपी और सीपी का क्या मैं निकाल दूंगा, रेशियो निकाल दूंगा। तो एसपी अपन सीपी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1/10 के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि 10 का सामान खरीद के ला रहा है और 1 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 9 रुपये का। कितने पे, 10 पे। प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 9 90% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 11 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।